वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया गया। जैसे ही देश का बजट पेश हुआ, लोगों की नजरें वहीं पे गड़ी हुई थी, क्योंकि बजट में कई उम्मीदें लोगों ने लगा के रखी थी। अब बजट में क्या कुछ खास रहा है, किसके लिए ज्यादा फायदेमंद ये बजट रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ में समीर गोगिया यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक्सपर्ट हैं। अब आपको ये समझाएंगे, हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं ये, कि क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्या बेहतर है इस बजट में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सर स्वागत है आपका दैनिक जागरण पे। सबसे पहले हम सोना चांदी को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी ने पूरे देश में या मार्केट में कहूं कि बवाल मचा के रखा हुआ है। लगातार चांदी की कीमतें आसमान छू रही थी। अब क्या लग रहा है, इस बजट के आने के बाद से क्या बदलाव हुआ? एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि सोना चांदी देश में नहीं पूरे दुनिया दुनिया में में आजकल बातों का केंद्र रीज़न बनी था। हुई है। अगर आप देखेंगे सोना चांदी तो बजट से पहले ही आप देखो कि क्रैश हो गया हम्म। मार्केट में। और अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ज़्यादातर गवर्न होती है, रेदर देन अगर हम देखें कि हिंदुस्तान का बजट से क्या इम्पैक्ट हुआ। बिल्कुल। बजट से 2 दिन पहले ही ये क्रैश आ गया था मार्केट में। हम्म। और अगर आप देखेंगे अभी भी फिलहाल भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, हम्म। क्योंकि ये मार्केट करेक्शन हो रही है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि हुआ ये कि मेटल्स और डॉलर हम्म। ये इनवर्स रिलेशनशिप पे चलते हैं। हम्म। और अगर हमें ट्रम्प ने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी बिल्कुल। तो वो मेटल्स नीचे जाएंगे। हम्म। और वो करते कैसे हैं? या तो वो रिजर्व जो है उसको बढ़ा देते हैं, जो मिनिमम रिजर्व चाहिए होता है अगर हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन और फ्यूचर की। अगर मैं उसका लेवल बढ़ा देता हूँ तो लोगों को लिक्विडेट करने के लिए उसको बेचना पड़ता है, और कई लोग इसमें लिक्विडेट करते हैं। और हम्म। यही रीज़न है कि मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस नीचे गिरते हैं धड़ाम से। तो अगर आप ये देखेंगे ये ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक वो एक स्टेबल रेट पे नहीं आ जाए, हम्म। जहाँ पर जिन्होंने होल्ड करा है, जिनको ज़रूरत है उन्होंने होल्ड करा हुआ है, हम्म। और जिन्होंने जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर रखा था हम्म। और उनको बिना मार्जिन पे, मार्जिन का मतलब ये हुआ कि अगर 100 कोई कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये का है, उसके 50% मार्जिन मतलब 50% आपको डालने हम्म। पड़ते हैं हम्म। 100 रुपये के सामान को खरीदने के लिए। उसका लेवल 50 से 70 हो गया तो लोगों को 20 रुपये और डालने पड़े, लेकिन उनके पास 20 थे नहीं। हाँ। तो उनको लिक्विड करना पड़ा 50 का। ओके। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे सोना चांदी के अंदर इम्पैक्ट हुआ है। और सोना चांदी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ज़्यादा गवर्न होता है, हम्म। या हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस बजट से सोना चांदी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, हम्म। लेकिन ये अभी डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख रहे हैं वो बजट से नहीं, उससे पहले से ही गिरावट शुरू हो हाँ, गई। उससे पहले से गिरावट है, लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, सोना में या चांदी में? क्योंकि चांदी तो पहले से ही आसमान छू रहा है। देखो दोनों के अलग अलग रीज़न है। अगर आप हुँ। चांदी देखेंगे, चांदी की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी? चांदी की रिक्वायरमेंट हर ईवी गाड़ी, हर सोलर पैनल, हुँ। हर एआई के अंदर सेमीकंडक्टर में लगती है। हुँ। तो जैसे ही उसकी डिमांड, क्योंकि अगर आप देखेंगे सारी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, और अगर उसका सप्लाई दिसंबर में चाइना इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिल्कुल। सिल्वर, हुँ। उन्होंने उसका एक्सपोर्ट को बैन कर दी, रोक हुँ। दिया उसको प्रेशियस मेटल करके। तो चाइना से सिल्वर आएगा नहीं। ठीक और है। अगर यहाँ पर हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हुँ। उनको सिल्वर चाहिए, हुँ। तो उन डिमांड क्रिएट होएगी। तो हाँ, ये रीज़न था, कि प्राइस हाइक। ये एक रीज़न है कि सिल्वर का प्राइस बढ़ना चाहिए। हुँ। लेकिन एक और स्टैटिस्टिक ये भी कहती है कि जो सिल्वर का रिसोर्स अवेलेबल है हुँ। और जितनी ज़रूरत है हुँ। उतना बराबर है। तो ये एक रीज़न नहीं हो सकता बढ़ने का। हुँ। बढ़ने का रीज़न सिर्फ़ ये था कि क्योंकि लोग मार्जिन मनी पे खेल रहे थे हुँ। और एस्टिमेट कर रहे थे कि ये मेटल बढ़ता जाएगा, ये हुँ। सुपर प्रॉफिट था, जो कि अब करेक्ट हुआ है। और हुँ। सोना आपने पूछा कि कौन-सा करना चाहिए? हाँ। सोना हमेशा एक रिलायबल करेंसी रहा है। अगर आप देखेंगे सारे सेंट्रल बैंक, सारे लोग ऐसा, अगर आप हिंदुस्तानियों की साइकोलॉजी भी देखें, हुँ। वो सोने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और बिल्कुल। सबके घरों में। तो सोना ऑलवेज़ विल प्रिवेल ओवर हुँ। सिल्वर। बिल्कुल। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि रिटर्न एंड कंप्लायंसेस को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो क्या ईज़ देखने को मिल रहा है इस बजट से? इस बजट में आप देखेंगे ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा रास्ता बनाया है 5 साल, अगले 5 सालों में। हुँ। और उनका मेन तवज्जो डीरेगुलराइजेशन और ईज़ करने का था, हुँ। कंप्लायंसेस में भी। अगर हुँ। आप नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोगों को देखो, या जहाँ पर भी चेंजेज़ आए हैं, पहले हम अपनी कोई अगर रिटर्न लेट हो जाती है, हुँ। तो हम सिर्फ़ उसको 31 दिसंबर तक
लेट रिटर्न फाइल कर सकते थे, उसका हम्म। उन्होंने 3 महीने बढ़ाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, तो हमारे पास उस साल का सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम होता था, उनको हम्म। उन्होंने 3 महीने से बढ़ाया है। अब वो 31 मार्च तक हम लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम्म। प्लस डेटों के अंदर भी जिनको नॉन ऑडिट केसेस हैं, जो कि ट्रस्ट हैं, हम्म। उनको उनकी डेट 31 जुलाई से जाके 31 अगस्त कर दी है। हम्म। प्लस अगर मैं आपको देखूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है, यहाँ की कोई इंसान नॉन रेजिडेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, हम्म। तो उसको अपना टैन नंबर लेना पड़ता है, जो कि हालांकि आम आदमी के पास किसी का सबका पैन नंबर होता है, टैन हम्म। नंबर नहीं होता। हम्म। तो एक एडिशनल बर्डन होता है जहाँ पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होता है नॉन रेजिडेंट के साथ, हम्म। तो उसको भी गवर्नमेंट ने ईज करा है कि अब आप अपने पैन नंबर से ही हम्म। आप ये सारी कंप्लायंसेस पूरी कर सकते हो, आपको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ईज करा है जहाँ पे, और अगर आप मोटे तौर पे देखें कि पहले कई चीज़ों में जेल का प्रावधान था, हम्म। उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा है। अब काफ़ी बिल्कुल। सारी चीज़ों में से अब उसकी जगह पर ये प्रोसिक्यूशन होगा हटा कि के, सजा की जगह आप टैक्स दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर बजट में देखने को मिला, एक बदलाव देखने को मिला है यहाँ पर। एआई और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी फ्यूचर है, एआई एंड टेक्नोलॉजी ही देश की, या मैं कहूँ पूरी दुनिया की फ्यूचर है, तो इसको लेकर इस बजट में आपको क्या लगता है कि क्या खास यहाँ पर ऐलान किए गए हैं और कितना बदलाव देखते हैं आप इस चीज को लेकर? नहीं, आप बिल्कुल बात सही कही। ये एक स्तंभ था जहाँ पर ये पूरा बजट बेस था, हम्म। जब सीतारामन जी ने बताया। हम्म। और अगर आप देखेंगे इसके ऊपर इफेक्ट काम भी करा गया है। गवर्नमेंट समझती है कि एआई बचपन से स्कूल के लेवल से हम्म। एक को करिकुलम में डाला गया है। हम्म। अगर आप एआई को देखें, वो स्कूल और कॉलेजों के करिकुलम में डाला गया है, हम्म। सो दैट सब लोगों को ये कुछ इसके बारे में पता हो और इसी से स्किल डेवलप हो। हम्म। आप टेक्नोलॉजी की बातें बोलें तो गवर्नमेंट ने एक भारत विस्तार करके एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा लिंक करेंगे, हम्म। उसके बारे में प्रावधान करा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर काफ़ी सारा लीवरेज दिया गया है जहाँ पर वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। हम्म। टेक्नोलॉजी सेंटर में उन्होंने यहाँ तक बोला है कि 2047 तक के टैक्स हॉलिडे दिया है। अगर कोई भी बाहर की कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज देती है और हिंदुस्तान का एक पार्टनर बनाती है और यहाँ पे सेंटर करते हैं, डेटा सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे। हम्म। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कुल मिला के, ये आने वाले समय में जॉब क्रिएशन में भी काम आएंगी और गवर्नमेंट और हिंदुस्तान को विश्व के साथ एक ही स्तर पे कम्पीट हाँ, करने का बिल्कुल, मौका क्योंकि जिस तरीके से आपने समझाया अभी, अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो गेम्स में भी यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल यहाँ पर अब ई स्पोर्ट्स को सरकार ने कहीं न कहीं मान्यता दी है, यानी कि कहा है कि अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक लैब बनाया जाएगा और उस लैब में बच्चों को एआई से कहीं न कहीं जागरूक कराया जाएगा और उनके लिए एक स्पेशल लैब क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर वो चाहे फिर वो एनिमेशन हो या फिर एडिटिंग हो, ये सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हम कहेंगे कि बजट में कहीं न कहीं इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं कि एसटीटी को लेकर और टीसीएस को लेकर आप क्या थोड़ा अगर सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बता सके कि क्या हुआ इस बजट में? अगर आप देखेंगे इस बारी एसटीटी एक फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर, उसके ऊपर रेट बढ़ाया गया है। फ्यूचर और ऑप्शन में फ़र्क ये होता है कि मैं फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए मैं सामान खरीदता, कमोडिटी, उसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, या मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं 6 महीने बाद या तो उसको ले लूँ या छोड़ दूँ। इन दोनों पे गवर्नमेंट ने एसटीटी का रेट बढ़ाया है। पर्पस इस रेट बढ़ाने का ये था कि लोग, आम जनता भी छोटे से अमाउंट से भी कमोडिटी मार्केट में एंटर हो रही थी। ये एक जुआ का तरीका बन रहा था और अगर पिछले वर्षों में डेटा देखें तो 90% लोगों ने इसमें घाटा खाया है। काफ़ी लोग जो मध्यम और लोअर श्रेणी के थे, उनकी सारी की सारी वेल्थ चली गई इस कमोडिटी मार्केट की वजह से। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये एसटीटी रेट लगाने से थोड़ा सा डेटरेंट हो कि लोग जुआ और स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन ना करें। एसटीटी रेट को अगर मैं डिस्क्राइब करने को कहूँ आपको कि एसटीटी रेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाए सरल भाषा में, जो दर्शक ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर एसटीटी होता क्या है? एसटीटी होता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कमोडिटी मार्केट पे करेंगे, इस एसटीटी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो एसटीटी शेयरों पे भी होता है। बिल्कुल। ये ट्रांजैक्शन टैक्स है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन लेंगे या बेचेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज है आपके उस पैसे में से कुछ पैसे काट लेगा। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा। उस कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो फ्यूचर और ऑप्शन में गवर्नमेंट ने चेंज करा है और इसका आप इम्पैक्ट देखेंगे, थोड़ा सा लोग रेजिस्ट करेंगे क्योंकि उनके पैसे जो पहले 100 की जगह 85 आते हैं, अब अगर 80 आएंगे हाथ में, तो थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे और लोग स्पेकुलेशन कम होएगी। जो लोग जुए या की तरह इसको करते थे, वो गवर्नमेंट उनको डिस्करेज करना चाहती है। इसी तरह अगर आप टीसीएस में देखें, टीसीएस में बड़ा
पॉजिटिव चेंज आया कि पहले टीसीएस, अगर कोई बच्चा किसी का बाहर पढ़ रहा है, उसको पैसे भेजने हैं, तो उसके ऊपर टीसीएस बैंक काटता था। टीसीएस बैंक काटता था, मेरा ही पैसा बाहर जा रहा है, उसके ऊपर टीसीएस कटता है और मैं रिटर्न भरता हूँ, उसका रिफंड लेता हूँ। मेरे हाथ में कैश फ्लो का हमेशा इशू रहता है। गवर्नमेंट ने उसका रेट कम करा है। वो टूर ऑपरेटर जो बाहर के फॉरेन टूर आते थे, उनके ऊपर भी अगर मैं टूर बुक करता हूँ तो मेरा 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए, 105 रुपए मुझे देने पड़ते, 120 रुपए देने पड़ते थे। उसका भी रेट गवर्नमेंट ने कम करा है, 105। तो अगर आप देखेंगे, इससे दो फायदे हैं। एक, मेरे हाथ में कैश फ्लो अच्छा रहेगा जो पैसे दे रहा है, प्लस वो सेक्टर, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, वो भी उसका भी वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। सर, यहाँ पर मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर कि एनआरआईज के लिए क्या कोई यहाँ पर बदलाव देखने को मिला इस बजट में? जो भारतीय विदेश में रहते हैं, क्या उनके लिए कुछ खास बदलाव इस बजट में, कोई ऐलान? हाँ, मैं जैसे बताऊंगा कि अगर आप देखेंगे पिछले सालों में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सारे जो एफआईआई जो इन्वेस्ट करते थे, वो काफ़ी एग्जिट हो गए। उससे भारत के फॉरेन मुद्रा पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा तो फॉरेन करेंसी भी रिजर्व हमारा फर्क पड़ता है। इसको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो नॉन रेजिडेंट्स है उनकी निवेश का परसेंटेज बढ़ाया। वो अब हिंदुस्तान की लिस्टेड कंपनी में अप टू 10% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी लिमिट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा है जो नॉन रेजिडेंट्स है। अच्छा। अब दूसरा चेंज ऐसे करा है कि नॉन रेजिडेंट अगर कुछ बेचता है तो वो कंप्लायंसेस से डरता था। उसको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता था ऑफिसर से जाके, तब जाके वो अपनी प्रॉपर्टी उस पर टैक्स बेच सकता था। उसको गवर्नमेंट ने सरल करा है। वो अब उसको ऑफिसर के पास नहीं जाना, ये सिस्टमैटिकली थ्रू सिस्टम ही ऑनलाइन प्रोसेस हो तो जाएगा। क्या वो भारतीय जो भारत में नहीं रहते हैं वो बाहर से भी इस चीज को कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए करा है कि नहीं, वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसका प्रोसेस होता था कि उसको ऑफिसर के पास जाना है, इनकम टैक्स ऑफिस जाना है, उन वो चीज़ों को सरल करा है। अच्छा। प्लस अब इसकी कंप्लायंसेस को जो लेने वाला होता था वो करता था। अब उसको फिर टैन लेना पड़ता था, वो भी हिचकिचाता था कि मैं क्यों टैन नंबर लूँ जो जरूरत नहीं है। मैं पैन नंबर है मेरा काफ़ी होना चाहिए। तो वो भी गवर्नमेंट ने ईज करा है कि अब आप पैन नंबर से ही अब उसका टैक्स जमा करा सकते हो। तो आप ये देखोगे, ये सारे जो रीजन है। प्लस फॉरेन कंपनीज की बात करूं मैं, जहाँ फॉरेन कंपनीज चाहती हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में ट्रेड करें तो हमारे टैक्स के अंदर सर्टेनिटी हो। उसके लिए भी अगर सेफ हार्बर एक करके सिचुएशन होती है जहाँ पर हम उनका रेट सेट कर देते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान में बिजनेस करोगे तो आपका इतना मिनिमम टैक्स दो, हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अच्छा। तो सेफ हार्बर को भी उन्होंने फॉरेन कंपनीज के लिए जो आएंगी उनकी लिमिट सेट है, कितने करोड़ की सेटअप होंगे, लेकिन उनको सेट कर दिया कि आप सेफ हार्बर ऑप्ट कर सकते हो, आपको टैक्स सर्टेनिटी मिल जाएगी। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार देखने को नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन अगर इस पूरे बजट की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, इस ओवरऑल पूरे बजट को, हाँ, आप देख रहे हैं कि पिछली बार बहुत सारे बेनिफिट दिए थे आम आदमी को, जिसका सीधा इम्पैक्ट था। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट अगर मैं आप बोलूँ, चाहे टीसीएस की बात करूँ जहाँ रेट कम हुआ है, कैश फ्लो भी पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ जहाँ पर और इन्वेस्टमेंट होएगी या डेटा सेंटर्स बनेंगे, जॉब क्रिएट होगा। लेकिन इमीडिएट बेनिफिट अगर आप बोलो स्लैब और एग्जाम्पशन, ये सब चीज़ें इस बजट में कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। यानी कि इस बार का जो बजट है जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया है, इसका फर्क आने वाले भविष्य में हमें अपने इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। जिस तरीके के समीर सर ने हमें बताया, एक्सपर्ट है, इन्होंने समझाया सरल भाषा में कि आखिर कैसे इस बार का जो बजट है वो अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को और किस तरीके से एक नया बूस्ट जो है यहाँ मार्केट में देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या उम्मीदें थी? क्या आप इस बार का बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।